आज उन सभी स्टूडेंट्स लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है जो बोर्ड की एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। और मैं कहता हूं कि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत मेहनत किए हों, जिन लोगों ने कम मेहनत किया, या उन लोगों के लिए तो और इम्पोर्टेंट जिनको ये मलाल हो रहा कि हमने 12th में बहुत कम पढ़ाई करा, या उनको लगा कि हमने सालों भर बहुत अच्छा से पढ़ाई नहीं करा लेकिन मेरा 12th की बोर्ड एग्ज़ाम कैसे होगी। उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपने साल भर क्या किया, कैसे पढ़ा, क्या छूटा, कैसे किया, ये मैं इस पर बात ही नहीं करूँगा। जो बीत गई सो बात गई, उस पर फिर पछताने से कुछ फायदा नहीं है। लेकिन आगे जो एग्ज़ाम होने वाली है बोर्ड की, उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर मैं बात करूँगा। मैं एस.के. सिंह और मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स। मैं फिजिक्स को बहुत तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ हेल्प आपको करने की कोशिश करूँगा ज़रूर। और इस कोशिश से विगत 15-16 सालों से हजारों स्टूडेंट्स लाभान्वित हुए हैं। उसी कॉन्सेप्ट से मैं फिर आपको भी समझा रहा हूँ कि शायद आपको भी कुछ फ़ायदा हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप मेरी बातों को सुनेंगे और अपने सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपके लिए काफ़ी उपयोगी भी होगा। फिजिक्स फैकल्टी होने के नाते फिजिक्स का जो मेरा टॉपिक है, मैं उसी के इर्द गिर्द डिस्कस करूँगा ज़रूर। लेकिन जो मेरा बताने का तरीका होगा, समझाने का तरीका होगा, ये हर सब्जेक्ट में आप यदि अमल करेंगे, हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा आप उम्मीद करके समझेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। पहले नंबर की आपका जो 12th बोर्ड का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, जो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा है, आपको पढ़ने में मुझे लगता है कि यदि आपने ढंग से इसको पढ़ा होगा 12th में, तो 1 मंथ से ज़्यादा जरूर लगा होगा, ये जरूर मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। उसी चैप्टर से स्टार्ट करूंगा कि जो आप 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो उस चैप्टर को आप कैसे पढ़ेंगे। तो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने के लिए आप 2 पार्ट में बांट दो। एक पार्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक पार्ट को ऐसे बांट दो। इस पर मैं बात करता हूं। देखो, हर किसी टीचर का पढ़ाने का, बताने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी टीचर यदि फिजिक्स पढ़ाएंगे 12th का, तो कंटेंट यही है जो मैं बता रहा हूं, और इसी कंटेंट को अपना समझाने का तरीका अलग हो सकता है। कैसे समझे ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन कंटेंट यही। कंटेंट में पहले जब आप स्टार्ट किए होंगे, आप कॉपी पलट के देखेंगे, तो हमारे सभी टीचर समुदाय आपको पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी बताया होगा। चार्ज की प्रॉपर्टी के बाद चार्जिंग मेथड समझाया होगा। चार्जिंग मेथड के बाद मेरे ख्याल से कूलॉम्स लॉ जरूर बताया होगा। कूलॉम्स लॉ को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से उन्होंने जरूर कंपेयर कराया होगा।
और कंपेयर कराते टाइम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स के बीच भी उन्होंने कंपेयर कराया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स का भी कंपेयर कराया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इनका भी कंपेयर कराया होगा। ये कंटेंट जरूर आपको बताया गया हो। इस कंटेंट से जब आगे बढ़ेंगे तो कूलॉम्स लॉ में ही सुपरपोजिशन, यानी एक से, कूलॉम्स लॉ तो दो चार्ज के लिए वैलिड है, सिंगल चार्ज के लिए वैलिड भी नहीं है। दो चार्ज के लिए वैलिड है, लेकिन दो से अधिक चार्ज मीन्स मल्टीपल चार्जेज हो, जैसे चार्ज किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स पर सिचुएटेड हो, चार्ज किसी क्वाड्रेटल के वर्टेक्स पर सिचुएटेड हो, तो फिर ये चार्ज सभी मिलकर के ट्रायंगल के सेंटर पे, ये स्क्वायर के सेंटर पे किसी अदर चार्ज के साथ कितना फोर्स लगाएंगे, दैट मीन्स इसको सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट पर वेक्टोरियल टर्म से सवाल को बनाते हैं। इसको आपने देखा होगा, बनाया भी होगा। थोड़ा सा अब इसको आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल चार्ज के लिए, माने एक से अधिक चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेक्टर है, तो किसी एक पॉइंट पर यदि एक से अधिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को आप निकालते हो, तो फिर उसका सुपरपोजिशन करना पड़ता है, यानी सबका वेक्टोरियल एडिशन करना पड़ता है। ये आपने पढ़ा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं कंटेंट पर। तो फिर उसी कूलॉम्स लॉ में इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट मीन्स एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, यदि उसको आप रख करके और आप स्टडी करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक कूलॉम लॉ पर बेस्ड, इसको भी आपने पढ़ा होगा। और उसमें आपने एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, कोई शॉर्ट डाइपोल की आपने बात की होगी, दैट मीन्स आर थीटा कोई पोजीशन है, मैंने डाइपोल मोमेंट के साथ यदि आर पोजीशन और थीटा एंगल से कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो आप इसको भी आपने पढ़ा। और उस फार्मूला को जो आप कम से कम, चूंकि जब आप डेरिवेशन करते हैं तो अभी के टाइम पर वो फार्मूला लास्ट का जो आंसर है वो याद रहना चाहिए, कि डेरिवेशन करने में आपको आसानी हो जाए। डेरिवेशन आप कर लें तो आपको पता चल जाए कि आपने डेरिवेशन करा है वो सही करा है कि गलत करा है। तो एक शॉर्ट फार्मूला मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा भी होगा हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन जनरल पॉइंट, ये नहीं पता कि एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है, कहीं भी कोई पॉइंट हो, लेकिन डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बनाया हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³ स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, फिर मैं बोलता हूं k 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जनरल, चूंकि अगल बगल मीडियम को आपने फ्री स्पेस एयर मान लिया है, तब की बात कर रहा हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p डाइपोल मोमेंट बाई r³, उसके बाद √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। थीटा के जगह पर, चूंकि थीटा क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और उस पॉइंट के बीच की थीटा है जो डाइपोल के साथ कुछ एंगल बनाकर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। यदि एक्सियल पोजीशन पर कोई पॉइंट हो तो थीटा का वैल्यू आपका 0 डिग्री का हो या 180 डिग्री का हो, थीटा 180 दोनों में से कुछ भी आप यदि वहां पुट करते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा के जगह पर, तो उस पूरी सॉल्यूशन में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/2p/r³, यानी एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस फॉर्मूला से मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। यदि ये फॉर्मूला याद है तो
डेरिवेशन करने के बाद आप कन्फर्म पता रहेगा कि ये मेरा डेरिवेशन सही है। और जब भी ये किसी वेक्टर का डेरिवेशन करते हैं आप, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी पता रखना चाहिए। तो यदि आप एक्सियल पोजीशन पर कहीं भी फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं, तो फील्ड की इंटेंसिटी ऑलवेज डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। यानी आप वहां लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड along the direction of p vector, that means along the direction of electric dipole moment। इसके बाद इक्वेटोरियल की बात करते हैं। यदि एक्सिस है, एक्सिस पर इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करते हैं, यानी डाइपोल मोमेंट के साथ ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उस cos 90 की बात आप जानते हैं, cos 90 0 होता है। अब फिर उसको आप सॉल्व करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई आर क्यूब और ब्रैकेट के अंदर की सारी वैल्यू आ जाएगा 1, तो फॉर्मूला मिल जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर 1/4 पाई एप्सिलॉन पी बाई आर क्यूब। और ये रिलेशन भी है एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक्सियल बाई इक्वेटोरियल 2:1, क्योंकि वहां 2p था एक्सियल में, इक्वेटोरियल में ओनली p था। दोनों का रेशियो ई एक्सियल बाई इक्वेटोरियल 2:1, ये रिलेशन भी है। और आप इस फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड कूलॉम्स लॉ के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये कूलॉम्स लॉ डाइपोल का ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता भी हो। इसके बाद यदि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो, यानी कोई रड हो, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो और चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ हो, उस कंडीशन में भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने इंटेंसिटी आना चाहिए। या कोई रिंग हो, रिंग पर भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो, वो भी आपको आना चाहिए। और कोई डिस्क हो, यानी कोई प्लेट टाइप का हो, प्लेन हो, प्लेट हो, डिस्क शेप का, उसके भी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको आना चाहिए। ये भी सब कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड होगा। कूलॉम्स लॉ से जैसे ही आप आगे निकलेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा कुछ और कॉन्सेप्ट। जब आप किसी डाइपोल को एक जगह पर कंसिडर करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल दिया, लेकिन यदि क्वेश्चन की बात करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पे पॉइंट आउट करता हूं, आपने पढ़ा होगा, कॉपी पलटेंगे, नोट्स पलटेंगे तो होगा। यदि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप ले जाते हो और आपके ओरिएंटेशन पर, ओरिएंटेशन दैट मीन्स कि आपने उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करके रखा है, उस सिचुएशन में वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा उस दोनों चार्ज पे, तो कोलिनियर होगा और नेट फोर्स 0 होगा, वहां कोई टॉर्क नहीं लगेगा, यानी घूमेगा भी नहीं। ये यूनिफॉर्म फील्ड की मैं बात कर रहा हूं। यदि वही डाइपोल को थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आप थीटा के साथ इंक्लाइन कर दीजिए, वहां पे जो फोर्स कुछ लगेंगे, वो फोर्स के कारण वो डाइपोल उस फील्ड के अंदर ही गोल गोल ऐसे घूमेगा। और जब ये घूमेगा तो आपको पता है फिजिक्स में कि जब कोई चीज़ रोटेशन में घूमता है, उसका एक एक्सिस होता है, और वो एक्सिस होगा तो वहाँ पर फिर हम लोग टॉर्क कंसिडर करेंगे। और आपको टॉर्क पता होना चाहिए, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा पी क्रॉस ई। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब होगा, ये तब थीटा पर डिपेंड करेगा। इतना बात आपको मैकेनिक्स से पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको करता हूं यहां पर पॉइंट आउट अपने इस कंसेप्ट में, कि जब वो घूम रहा होगा तो घूमने के क्रम में उस डाइपोल के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको वर्क डन निकालना पड़ता है। और मैकेनिक्स कहता है कि यदि कोई भी बॉडी किसी अपने ओरिएंटेशन के बेसिस पर यदि वो घूमता है थीटा एंगल से, उस पर टॉर्क लगता है टाउ, तो टाउ थीटा कुछ वर्क हो जाता है, तो वर्क इक्वल टू टाउ थीटा। अब ये जैसे जैसे वो घूमेगा थीटा बदलेगा, थीटा बदलने के कारण वर्क वेरिएबल होगा। वर्क जब वेरिएबल होगा
फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने से फिर आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। वर्क इक्वल टू पी इंटू ई, और θ1 θ2 के बीच आप इंटीग्रेशन करेंगे तो cos θ1 माइनस cos θ2, ये वर्क डन होगा। ये आपने पढ़ा होगा। ये वर्क डन में यदि ओरिएंटेशन यानी पहले डाइपोल 0 डिग्री पे था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में था, तो θ1 0, उसके बाद किसी थीटा से एंगल हुआ, θ2 कुछ थीटा हुआ, तो W इक्वल टू पी cos θ1 यानी cos 0 माइनस cos θ2 यानी cos थीटा, यानी 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा। लेकिन मान लो ओरिएंटेशन ऐसा था कि डाइपोल परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। देखो, ये जो मैं लेक्चर सुना रहा हूं, ये लेक्चर फिजिक्स आप पढ़ रहे हो मेरे से, और आज मैं सोचा कि नहीं बोर्ड कॉपी पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज तक आपने पढ़ा ही है, 1 साल आपने पढ़ा है पूरा 12। कॉपी लेके बैठ जाइए, पेन लेके बैठ जाइए, जहां लगता है कि थोड़ी सी, जहां आपको समझने में कम दिक्कत हो रही है, पॉज करिए वीडियो, रोकिए, उस पर सोचिए कि मैंने क्या बताया है। कॉपी पलटिए जो आपको सर ने पढ़ाया है, देखिए कॉपी में है कि नहीं कॉपी में है, बुक पलटिए, बुक में श्योर 100 श्योर मैं कह रहा हूं कि बुक में होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपके पढ़ाने के टीचर का ऑर्डर अलग हो सकता है, कंटेंट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूं कि जिसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं, एकदम कंप्लीट ऐसे ही टॉपिक का सीक्वेंस चलता है। टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा, आसान होगा, और कोई कंटेंट छूटेगा भी नहीं। और पढ़ाई का ये तरीका भी है कि पढ़ाई एकदम कंटेंट के साथ पढ़ना चाहिए, रेगुलर कंटेंट से पढ़ना चाहिए, इजी हो जाता है कंटेंट, और कंटेंट कहीं छूटता भी नहीं है। और कोई यदि कंटेंट में प्रॉब्लम आती है तो आपको पता हो जाता है कि यहाँ तक तो मेरे को आता है, इसके बाद ये नहीं आता है। तो यदि वही, अब आता हूँ टॉपिक पर, यदि वही डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा, अब तब घूमता है किसी थीटा एंगल से, तो θ1 90 cos 90 इक्वल टू 0, वहीं पर वर्क आ जाएगा, वर्क इक्वल टू पी ई 0 माइनस cos थीटा यानी माइनस पी cos थीटा। वर्क नेगेटिव होता है तो बहुत सारे बात 11th और 12th मिलाकर आपने पढ़ा होगा कि वह नेगेटिव वर्क उस सिस्टम के लिए, जो सिस्टम पे वर्क हो रहा होता है, उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी cos थीटा होता है, और डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी cos थीटा होगा, तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट और आपके सामने होगा कि डाइपोल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब होगा और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी cos थीटा होगा, तो उस डाइपोल के पास कुछ इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट वहीं से आपको आ जाता है। अब इक्विलिब्रियम, डाइपोल के पास यदि एनर्जी निगेटिव हो तो इसको कहते हैं डाइपोल मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। डाइपोल के पास एनर्जी 0 हो, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे cos थीटा के, तो उसके अनुसार अपना मिलते जाएगा। डाइपोल की एनर्जी यदि 0 हो तो बोलेंगे कि वो डाइपोल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। और डाइपोल की एनर्जी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव कब होगी, जब डाइपोल यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड के साथ 180 जैसे ही एंगल बनाएगा, cos 180 -1, और पहले से फॉर्मूला है -1 है, माइनस माइनस प्लस, cos 180 -1 वो माइनस प्लस हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। उस समय डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी किसी सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी उनका यदि पॉजिटिव हो, हाई हो, वो अनस्टेबल होता है। ये फिजिक्स के मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट भी है। तो ये डाइपोल का बेसिक कॉन्सेप्ट, और लास्ट में डाइपोल की बात अभी समझा रहा हूं कूलॉम के कंटेंट में। यदि कोई डाइपोल घूम रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अपने जगह पर गोल 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 घूम रहा है, वहां पर उसको एक चक्कर लगाने में, 1 रोटेशन कंप्लीट करने में टाइम, जिसको आप टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं, उसकी कितनी टाइम होगी, उसका भी फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है 1 मास के लिए। और टाइम पीरियड इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई पी इंटू ई। यहां तक आप कंप्लीट करेंगे, जानेंगे, तो ये डाइपोल कूलॉम्स लॉ के टर्म में आपको सब चीज हो जाएगा।
इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो बेटा, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ते हो, स्टडी करते हो, डेफिनेशन तो आपने पढ़ा ही होगा। आपने डेफिनेशन आज तक कई एग्जामिनेशन आपको फेस करने पड़े होंगे, स्कूल के टर्म टेस्ट, हाफ ईयरली वगैरह, कई बार आपने पढ़ा होगा। लेकिन उस फ्लक्स को वेक्टर के कॉन्सेप्ट से पढ़ो ना, डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट ds वेक्टर मीन्स एरिया वेक्टर इक्वल टू ई ds cos थीटा या ई ए cos थीटा। और आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा होगा कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो उस कॉन्सेप्ट से इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाए। ठीक है, डिफिनेशन आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइन लिंक्ड विथ ए सरफेस परपेंडिकुलरली वगैरह डिफिनेशन आप देते हैं और पढ़ते हैं। ये आपका बुक का लैंग्वेज है, आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल में। लेकिन यदि वेक्टोरियल ही पढ़ेंगे ना, तो मुझे लगता है कि समझ में भी ज़्यादा आएगा। और इस पे जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी न्यूमेरिकल आते हैं, उस न्यूमेरिकल को अभी आप सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी हो जाएगा न्यूमेरिकल। इवन आप कंपटीशन के भी सवाल को बनाएंगे, इस पर जो न्यूमेरिकल्स मिलते हैं कंपटीशन, वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा और ईजी ढंग से आप बना सकते हैं। और फिजिक्स का ये खूबसूरती है, कॉन्सेप्ट यदि आपके पास पता है तो आपको कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा, और कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ेंगे तो कोई ईजी भी नहीं लगेगा। और इसलिए बहुत सारे बच्चे लोग कम टाइम में इसको पढ़ना चाहते हैं, कम टाइम देना चाहते हैं, तो रटने की कोशिश करते हैं कोई चीज़ें, और रटने की जहाँ कोशिश करते हैं तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है। समझने की कोशिश करिए, फिजिक्स है, बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ा है इस फिजिक्स में। डूबिएगा जिस दिन फिजिक्स के में गोता लगाइएगा ना, तो लगेगा कि काश फिजिक्स साइंस का वैसा पेपर है कि पढ़ना सिखाता है, वो एक एनर्जी देता है और हर किसी को सोचने के लिए बाध्य कर देता है। उसकी खूबसूरती यही है फिजिक्स की। फिर जब आप कंटेंट पर आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप जाने, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ फ्लक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पर फ्लक्स होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। किसी भी क्लोज बॉडी को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है। खैर, इसके पहले एक पॉइंट मैं आपसे को डिस्कस कर लूँ। यदि किसी बॉडी को, किसी सॉलिड बॉडी को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं और हमको फ्लक्स निकालनी है, तो आपको कैसे फ्लक्स निकालनी है ये बात ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी और उसके अंदर किसी बॉडी को हम ले गए। जब उसके अंदर हम किसी बॉडी को ले गए तो ले जाने के बाद क्या होगा, तो ले जाने के बाद जैसे मान लो कि ये आपका एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इसमें सरफेस कितने हैं, 3, एक इस साइड, एक इस साइड और इसका अपना कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसके साथ, इसके एरिया के साथ 0 डिग्री का एंगल बना दिया, इसके एरिया के साथ 180 का एंगल है, चूंकि फील्ड इधर है और इसका एरिया इधर। लेकिन कर्व सरफेस की एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके साथ 90 का एंगल बना दिया। तो सब सरफेस के साथ अलग अलग एंगल बनेगा, इसलिए हर सरफेस का अपना अपना फ्लक्स निकालकर यदि पूरी फ्लक्स को ऐड करेंगे तो इस क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। और किसी क्लोज बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको 0 मिलेगा। इसीलिए हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, यदि किसी क्लोज बॉडी का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स हमेशा 0 मिलेगा। तो इसको याद भी करें, ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। उसके बाद जब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग का गॉस लॉ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, 12th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से गॉस लॉ स्टेटमेंट लिखने के लिए भी आता है और गॉस लॉ प्रूफ भी करने के लिए होता है। स्टेटमेंट जो भी आप टीचर आपको पढ़ाए होंगे उसको आप याद रखेंगे, प्रूफ करने का तरीका भी आपको समझना है जैसे वो बताए होंगे। लेकिन मैं वहाँ पे कुछ बात कंसेप्ट में सिखा देता हूँ, शायद आपको काम आ जाए।
या जानते भी होंगे कि जब भी हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस चूज करते हैं और आपसे पूछा जाता है कि गॉसियन सरफेस क्या होता है, आप बोलते हो कि क्लोज होता है, इमेजिनरी होता है, वगैरह 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 वगैरह, जो भी आपको टीचर बताते हैं आप पढ़े होंगे, याद किए होंगे। लेकिन ठीक है आपकी बात, लेकिन एक बात यदि आप बता दो वहां पर कि गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होता है, और सिमेट्रिकल वर्ड जैसे बोला सामने वाला यदि फिजिक्स को जानता होगा आपसे बहुत खुश हो जाएगा कि आपने एक ही वर्ड में वो पूरी बात को समझा दिया। क्यों? अब सिमेट्री के रूल को मैं समझाता हूं। जब आप गॉसियन सरफेस चूज करते हो अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंट, तो सरफेस जब भी बनाते हो उस सरफेस पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुड बी सेम, यानी उस सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होनी चाहिए। दिस इज द पॉइंट नंबर 1 फॉर सिमेट्री। एंड पॉइंट नंबर 2, उस सरफेस पर एक छोटा सा आप एरिया कंसिडर करते हो और एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द सरफेस, यदि एक पॉइंट पर जो भी एंगल बना ऑन द इंटायर सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आप चूज करोगे, एंगल शुड बी सेम ऑल्सो। तो सिमेट्री का 2 रूल बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इंटायर सरफेस शुड बी सेम एंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर शुड बी ऑल्सो सेम। और यदि ऐसा है हो जाए तो उस सरफेस का नाम गॉसियन है, और एक ये यहाँ पर एक सिमेट्री है, और इस सिमेट्री को कह देने से ये पूरी गॉसियन सरफेस को मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया जाता है। हाँ ठीक है, इमेजिनरी होता है, ये सब ठीक है, जो भी आप बोलते हो, जो भी आपको पढ़े हैं और आप पढ़े हैं याद रखो, लेकिन ये जो मैं वर्ड कहा इसको और अच्छे से याद रखो। ये जो गॉसियन सरफेस चूज करते हैं, गॉसियन सरफेस चूज करने के बाद जो भी आपने पढ़ता होगा कि एनीहाउ इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ should be q by epsilon naught where q is enclosed inside the closed surface। तो दूसरी बात याद कर लो कि गॉस लॉ का यूज क्या है लाइफ में। भाई फिजिक्स में गॉस लॉ का यूज क्या है? गॉस लॉ का यूज करने पूछा जाता है आपसे, आप जवाब देते हो गॉस लॉ का यूज इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में है। नो, यदि आप एप्लीकेशन करते हो गॉस लॉ का, तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन करने में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए मिलता है, और दिस इज ऑलवेज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो E इंटू ए इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। वो गॉसियन सरफेस से किसी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना होता है तो यही गॉसियन का एप्लीकेशन है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, E A इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस का एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में करते हैं। यहां से लाइन चार्ज बॉडी का आप निकालते हो, आप यहां से किसी प्लेट के बारे में निकालते हो, थिन प्लेट के बारे में, थिन प्लेट का एक प्लेट का इस साइड का एरिया, दूसरे प्लेट का उस साइड का एरिया, और दोनों की कॉमन जो एरिया है उसमें कहीं निकालते हो। और ये आपका बोर्ड में सवाल आता है, दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट पर सेम चार्ज डेंसिटी हो सकता है सिग्मा, या एक पर प्लस एक पर माइनस, या एक पर 2 सिग्मा एक पर सिग्मा, वगैरह वगैरह अलग अलग दिया जा सकता है। और ये तीनों रीजन में, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है। आप इसको तैयारी करेंगे, शायद आपसे क्वेश्चन इसका नहीं छूटेगा। और किसी स्फेरिकल सेल में, ये सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्फेरिकल सेल मीन्स उसके अंदर वो पूरे खोखला होगा एक स्फीयर, और ऊपर सरफेस पर चार्ज होगा। और तब आप गॉसियन सरफेस बनाकर, यानी गॉस का एप्लीकेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो कि आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, इनसाइड द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। और इसको आप डिराइव करके सॉल्व करते हो। डेरिवेशन करने के बाद ग्राफ उसको आप समझेंगे, चूंकि आप पढ़ेंगे ना कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक सब जगह 0 होगा। नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एट ऑल इनसाइड द स्फेरिकल सेल।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन जो आप दिखाओगे सरफेस से आगे के दिखाओगे, सरफेस पर मैक्सिमम और आगे धीरे धीरे रिड्यूस होते जाता है। इस ग्राफ को आप दिखाते हैं। थोड़ी सी और मैं कहूँ कि आप कंपटीशन भी देंगे तो सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देख लेंगे, साथ ही साथ यदि सॉलिड स्फेरिकल स्फीयर है उसका भी देख लेंगे, नॉन कंडक्टिंग सेल का। फिर यदि थोड़ा सा जो सेल है उसकी सरफेस थोड़ा मोटा है, उसका इनर रेडियस है, कुछ आउटर रेडियस है, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या होगा उसको भी आप देख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रोस्टैट का पहला टॉपिक जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कूलॉम्स लॉ के हेल्प से, गॉस लॉ के हेल्प से, ये सब चीज़ आपको आसान हो जाएगा और इसी के अंदर से न्यूमेरिकल्स वगैरह भी मिलेंगे और आप अच्छा से कवर कर पाएंगे। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको पॉइंट आउट करता हूं कि देखो बेटा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, गॉस लॉ याद कर लो। गॉस लॉ का एप्लीकेशन में जो समझाया पिछले साल 2023 में आप बोर्ड की एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछा गया है लाइन चार्ट डेंसिटी लैम्डा है तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इस चारों तरफ क्या होगा। तो थिन शीट को आप याद कर लो, ऐसा स्फेरिकल सेल को याद कर लो, ऐसा यहां से आपका काम हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस टॉपिक में कूलॉम्स लॉ के बेसिस पर कूलॉम्स लॉ से आप याद कर लो, आप थिन शीट का कूलॉम्स लॉ से भी याद कर लो, गॉस लॉ याद करो, किसी न किसी का तो आएगा ही दोनों में से कोई, यदि आना है तो यहां से आएगा, फ्लक्स का न्यूमेरिकल आएगा, ऐसा सवाल आपका रहता है। तो आप दायरा फिक्स कर लो कि हमको इसमें से ये कवर कर लेना है और आप अच्छा से कर लेंगे। फिर जो दूसरा लेक्चर में आपको बताऊंगा पोटेंशियल और कैपेसिटेंस जरूर होगा। और जब भी मेरे वीडियो लेक्चर को आप देखें, आप कॉपी लें, पेन लें, वीडियो को पॉज कर करके आपको लिखते जाइए कौन कौन कंटेंट मैंने समझाया। कंटेंट को लिखिए, कंटेंट याद हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलटिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे।